Hello everyone, welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I am नीरज कुमार कैथल. आज के इस वीडियो में हम जीआईटी से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिजीज़ कंडीशन डिस्कस करेंगे जिसका नाम है पेप्टिक अल्सर. आइए पहले इसके बारे में सिंपली जान लेते हैं कि पेप्टिक अल्सर क्या है. नॉर्मली जब हम फूड इनटेक करते हैं, ये मान लीजिए हमारा स्टमक है. नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में जब हम फूड इनटेक करते हैं तो इसे डाइजेस्ट करने के लिए गैस्ट्रिक जूसेस में HCl आता है और फिर इस फूड पार्टिकल्स के साथ मिक्स होकर इसे डाइजेस्ट करता है और ये फूड फिर आगे ड्यूडेनम और लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ मूव करता है. अब क्या हो कि किसी पर्सन में HCl का सिक्रीशन बहुत ज़्यादा होने लगे. अगर किसी पर्सन में HCl का सिक्रीशन नॉर्मल से ज़्यादा होने लगे तो क्या होगा. अब ये HCl हमारे स्टमक की दीवारों को, मेम्ब्रेन को डैमेज करने लगेगा. बड़े हुए HCl के कारण हमारे स्टमक की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो डैमेज होने लगेगी और इसकी वजह से स्टमक में अल्सर्स बन जाएंगे, घाव बन जाएंगे. यही कंडीशन पेप्टिक अल्सर कहलाती है. HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये एक प्रकार का तेजाब है, एसिड है और इसका काम होता है फूड को डाइजेस्ट करना, फूड को गलाना. अगर ये नॉर्मल मात्रा में सिक्रीट हो रहा है तो ये फूड को गलाएगा, पचाएगा, ये इसका नॉर्मल फिनोमिना है. लेकिन किसी कारण से अगर इसकी मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो ये फूड को डाइजेस्ट करने के साथ ही स्टमक की म्यूकस मेम्ब्रेन को डैमेज करने लगेगा और यही कंडीशन पेप्टिक अल्सर कहलाती है. आइए अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं. अल्सरेशन इन द म्यूकस वॉल ऑफ द ईसोफेगस, स्टमक एंड ड्यूडेनम. अगर किसी पर्सन में ईसोफेगस, स्टमक या ड्यूडेनम के एरिया में मौजूद म्यूकोजल वॉल में अल्सरेशन हो जाए, घाव बन जाए, तो ये कंडीशन पेप्टिक अल्सर कहलाती है. आइए अब बात करते हैं ईटियोलॉजी एंड रिस्क फैक्टर्स की. ईटियोलॉजी एंड रिस्क फैक्टर्स ऑफ पेप्टिक अल्सर. एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि पेप्टिक अल्सर का मोस्ट कॉमन कॉज कौन सा है. तो याद रखिएगा, H. पाइलोरी या फिर जिसे आप हेलिकोबैक्टर पाइलोरी के नाम से जानते हैं, ये एक प्रकार का बैक्टीरिया है जो कि पेप्टिक अल्सर का सबसे बड़ा कारण माना जाता है. इसके अलावा फैमिली हिस्ट्री, इसके अलावा गैस्ट्रिक इरिटेंट्स का बहुत ज़्यादा यूज़. जो लोग बहुत ज़्यादा स्पाइसी, ऑयली फूड खाते हैं, अल्कोहल, टोबैको यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा कैफीन का इस्तेमाल करते हैं, उन सभी लोगों में गैस्ट्रिक म्यूकोसा में बार बार इरिटेशन होती है और जो कि पेप्टिक अल्सर्स का एक बहुत बड़ा कारण है. इसके अलावा बात की जाए तो जो लोग लंबे समय से NSAID का इस्तेमाल कर रहे हैं उनमें भी पेप्टिक अल्सर होने की संभावना बढ़ जाती है. NSAID मीन्स नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स. इसमें हम एस्प्रिन को इंक्लूड कर सकते हैं. ऐसा देखा गया है कि जिन लोगों का ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव है उनमें भी पेप्टिक अल्सर डेवलप होने की संभावना दूसरे ब्लड ग्रुप वाले लोगों से अधिक होती है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, जॉलिंजर एलिसन सिंड्रोम. जॉलिंजर एलिसन सिंड्रोम से ग्रसित पेशेंट्स में पेप्टिक अल्सर डेवलप होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है. आइए इसके बारे में जान ले क्या है जॉलिंजर एलिसन सिंड्रोम. वन और मोर ट्यूमर्स इन पैंक्रियास और इन अपर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन दैट कॉजेज टू मच HCl प्रोडक्शन. मान लीजिए किसी पर्सन के पैंक्रियाज में या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के अपर पार्ट जैसे कि ड्यूडेनम, इस एरिया में ट्यूमर्स बन जाएं तो इन ट्यूमर्स के कारण HCl का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा
और पेशेंट में पेप्टिक अल्सर होने की संभावना बढ़ जाएगी। अगर किसी पेशेंट के पैंक्रियाज या स्मॉल इंटेस्टाइन के अपर पार्ट जैसे कि ड्यूडेनम में ट्यूमर बन जाता है और इस ट्यूमर की वजह से हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिक्रीशन बहुत ज़्यादा होता है, तो पूरे चांसेस हैं कि पेशेंट में पेप्टिक अल्सर कंडीशन डेवलप हो जाएगी। ड्यूडेनम स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है जो कि स्टमक और जेजुनम को आपस में कनेक्ट करता है। ये 25 सेंटीमीटर लंबी स्ट्रक्चर होती है। अब हम बात करते हैं पेप्टिक अल्सर्स के टाइप्स की। वैसे तो पूरे जीआई सिस्टम में कहीं पर भी पेप्टिक अल्सर डेवलप हो सकते हैं, लेकिन मेन अगर क्लासिफिकेशन की बात की जाए तो हम पेप्टिक अल्सर्स को 3 रीजंस के हिसाब से क्लासिफाई कर सकते हैं: ईसोफेजियल अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर एंड ड्यूडेनल अल्सर। ईसोफेगस अल्सर कुल पेप्टिक अल्सर का 5% होता है। अगर मान लीजिए 100 लोगों को पेप्टिक अल्सर होता है तो उसमें से 5% केसेस ईसोफेजियल अल्सर के होंगे। ये सबसे कम होने वाला अल्सर का प्रकार है। अगर लोकेशन की बात की जाए तो ईसोफेगस का लोअर पार्ट जो है, इस हिस्से में ईसोफेजियल अल्सर होने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। ईसोफेगस एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि 25 सेंटीमीटर लॉन्ग और 2.5 सेंटीमीटर इन डायमीटर होती है। ये आपके माउथ को स्टमक से कनेक्ट करती है और ये एक होलो मस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। इसके लोअर पार्ट में जो कि स्टमक के करीब है, वहां पर सबसे ज़्यादा अल्सर्स होने की संभावना रहती है। अब बात करते हैं सेकंड टाइप के अल्सर की, जो है गैस्ट्रिक अल्सर। कुल पेप्टिक अल्सर केसेस का 15% गैस्ट्रिक अल्सर पेशेंट्स का होता है। गैस्ट्रिक अल्सर क्या है? हमारे स्टमक रीजन में, हमारे गैस्ट्रिक रीजन में होने वाला अल्सर गैस्ट्रिक अल्सर कहलाता है। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हिस्सा पूरा गैस्ट्रिक रीजन कहलाता है और इस हिस्से में यदि किसी क्लाइंट को अल्सर्स होते हैं तो ये गैस्ट्रिक अल्सर कहलाता है। अब बात करते हैं ड्यूडेनल अल्सर। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मोस्ट कॉमन टाइप का अल्सर कौन सा है। मोस्ट कॉमन टाइप या सबसे ज़्यादा अल्सर कौन सा देखा जाता है, तो आप बताएंगे ड्यूडेनल अल्सर। टोटल पेप्टिक अल्सर पेशेंट्स का 80% ड्यूडेनल अल्सर से सफरिंग होता है। ड्यूडेनल अल्सर हमारे ड्यूडेनम वाले एरिया में होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है ड्यूडेनम और इस एरिया में होने वाला अल्सर ड्यूडेनल अल्सर के नाम से जाना जाता है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं ईसोफेगस में होने वाला अल्सर, ईसोफेजियल अल्सर यहाँ दिखाया गया है और गैस्ट्रिक अल्सर इस जगह दिखाया गया है और ड्यूडेनल अल्सर जो कि सबसे ज़्यादा होता है वो यहाँ दिखाया गया है। अब हम आगे बात करेंगे इन दो इम्पॉर्टेंट अल्सर्स की। यहीं से ज़्यादातर एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, गैस्ट्रिक अल्सर और ड्यूडेनल अल्सर से। आइए अब डिस्कस करते हैं गैस्ट्रिक अल्सर के बारे में। गैस्ट्रिक अल्सर 15% ऑफ टोटल पेप्टिक अल्सर। आपसे पूछा जा सकता है कि गैस्ट्रिक अल्सर की मोस्ट कॉमन साइट कौन सी है, तो याद रखिएगा लेसर कर्वेचर ऑफ स्टमक। ये आपका स्टमक है और इस स्टमक की जो ये पार्ट है, ये वाला हिस्सा है, इसे हम लेसर कर्वेचर के नाम से जानते हैं और ये वाला हिस्सा ग्रेटर कर्वेचर के नाम से जानते हैं। स्टमक के लेसर कर्वेचर के आसपास या लेसर कर्वेचर पर सबसे ज़्यादा गैस्ट्रिक अल्सर्स डेवलप होते हैं। लेसर कर्वेचर के आसपास अल्सर्स के डेवलप होने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। मोस्ट कॉमन कॉज यदि आपसे पूछा जाए तो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, बिल्कुल। उसके बाद 50 ईयर्स से अधिक एज के लोगों में
गैस्ट्रिक अल्सर्स ज़्यादा देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं साइन एंड सिम्टम्स की। पेशेंट आपके पास आएगा और आपसे कहेगा कि मुझे एपिगैस्ट्रिक रीजन या एपिगैस्ट्रिक रीजन से थोड़ा लेफ्ट साइड में लगातार तेज दर्द हो रहा है, बर्निंग पेन हो रहा है, जलन के साथ दर्द हो रहा है। इसे हम ग्नोविंग के नाम से जानते हैं और ये एक इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग है जो कि आपको पेप्टिक अल्सर या गैस्ट्रिक अल्सर के केस में देखने को मिलेगी। इसके अलावा दूसरी इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग है कि अगर पेशेंट आपसे ये बताता है कि मुझे खाना खाने के बाद आधे से 1 घंटे के बाद पेन शुरू होता है, खाना खाने के आधे से 1 घंटे बाद दर्द की शुरुआत होना गैस्ट्रिक अल्सर को बताती है। इसके अलावा पेशेंट को पेन के साथ साथ नॉजिएट फीलिंग भी होती है और पेशेंट में हो रहा दर्द वॉमिटिंग के बाद बिल्कुल ठीक हो जाता है। पेशेंट को पेन होता है, पेन के बाद पेशेंट वॉमिट करता है और वॉमिटिंग के कारण उसका जितना भी एब्डोमिनल कंटेंट था, स्टमक का कंटेंट था इंक्लूडिंग HCl, वो वॉमिट के थ्रू बॉडी से बाहर आ जाता है और जैसे ही ये होता है पेशेंट को रिलीव महसूस होता है, उसे अब काफ़ी कंफर्टेबल लगने लगता है। तो ये भी इसका एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम है। इसके अलावा पेशेंट में हेमेटेमेसिस देखने को मिलेगा मेलेना की तुलना में। हेमेटेमेसिस का मतलब है वॉमिटिंग में ब्लड की मौजूदगी। अगर पेशेंट की वॉमिटिंग में ब्लड मौजूद है तो ये कंडीशन हेमेटेमेसिस कहलाता है। और मेलिना का मतलब है स्टूल का ब्लैक टेरी कलर में कन्वर्ट हो जाना, स्टूल का अपीरियंस ब्लैक टेरी कलर का हो जाता है जो कि अपर जीआई ट्रैक्ट में हुई ब्लीडिंग के कारण है। अगर स्टूल में ब्लड है और स्टूल इस ब्लड के कारण ब्लैक टेरी कलर का हो गया है तो ये कंडीशन मेलिना कहलाएगी और फ्रेश ब्लड की प्रेजेंस इन वॉमिटिंग हेमेटेमेसिस कहलाती है। तो हमेशा याद रखिएगा गैस्ट्रिक अल्सर के पेशेंट में आपको हेमेटेमेसिस ज़्यादा देखने को मिलेगा एज कंपेयर टू द मेलिना। बार बार हो रही वॉमिटिंग के कारण पेशेंट में वेट लॉस होना बहुत ही स्वाभाविक बात है। इसके अलावा इस पेशेंट में प्रॉपर एब्जॉर्प्शन ना होने के कारण फूड कंटेंट्स का एनीमिया भी हो सकता है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स थी जो आप गैस्ट्रिक अल्सर के पेशेंट में देखेंगे। अब बात करते हैं सेकंड इंपॉर्टेंट टाइप की जो है ड्यूडेनल अल्सर। स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट ड्यूडेनम कहलाता है और इस एरिया में अल्सर्स हो जाएं तो ड्यूडेनल अल्सर कहलाते हैं। इस डायग्राम में आपको ये स्टमक दिखाई दे रहा है और यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू होती है और इस एरिया में अल्सर्स का होना ड्यूडेनल अल्सर है। अगर आपसे पूछा जाए कि मोस्ट कॉमन टाइप का अल्सर कौन सा है तो आप कहेंगे ड्यूडेनल अल्सर। ये टोटल केसेस का 80% होता है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ड्यूडेनल अल्सर ड्यूडेनम के किस पार्ट में सबसे ज़्यादा होते हैं तो आप बताएंगे ड्यूडेनम, जो कि एक 25 सेंटीमीटर लंबी स्ट्रक्चर है। इस ड्यूडेनम के फर्स्ट पार्ट में सबसे ज़्यादा अल्सर्स होते हैं। मोस्ट कॉमन कॉज आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे एच पाइलोरी। इसके अलावा आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ड्यूडेनल अल्सर मेल्स में ज़्यादा होते हैं या फीमेल में, तो आप कहेंगे मेल और फीमेल के रेशियो की बात की जाए तो मेल में 2 से 3 गुना ज़्यादा चांस होते हैं फीमेल की तुलना में ड्यूडेनल अल्सर के डेवलप होने के। मेल्स में ज़्यादा चांसेस हैं ड्यूडेनल अल्सर के डेवलप होने के। और ड्यूडेनल अल्सर 30 से 60 साल के लोगों को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। अब बात करते हैं साइन एंड सिम्टम्स की। ड्यूडेनल अल्सर के साइन एंड सिम्टम्स। पेशेंट को खाना खाने के 1.5 से 3 घंटे बाद एपिगैस्ट्रिक रीजन में पेन फील होता है। मिड एपिगैस्ट्रिक रीजन में खाना खाने से 1.5 से 3 घंटे बाद पेन होना ड्यूडेनल अल्सर को डिनोट करता है। जबकि अगर पेशेंट में गैस्ट्रिक अल्सर होता तो ये पेन
खाना खाने के बाद आधे से 1 घंटे के बीच होता। ये पेन इतना तेज होता है कि पेशेंट को नींद से जगा देता है। पेशेंट खाना खाकर सोने चला गया, 1.5 से 3 घंटे की नींद पूरी जब हुई उसकी तो उसे सीवियर पेन हुआ और इसके कारण पेशेंट रात को जाग जाता है। इस सिचुएशन में पेशेंट जैसे ही कुछ और खाना खाता है, कुछ फूड इनटेक करता है तो उसे रिलीफ महसूस होता है। इस टाइप में ड्यूडेनल अल्सर्स के अंदर वॉमिटिंग देखने को नहीं मिलती, जबकि गैस्ट्रिक अल्सर के केस में पेशेंट को वॉमिटिंग होती है और वॉमिटिंग के बाद रिलीफ महसूस करता है। ड्यूडेनल अल्सर में मेलिना हेमेटेमेसिस की तुलना में ज़्यादा पाया जाता है। ड्यूडेनल अल्सर्स में मेलिना जो है हेमेटेमेसिस की तुलना में ज़्यादा देखने को मिलता है, जबकि गैस्ट्रिक अल्सर्स के केस में क्या था, वहाँ पर मेलिना कम था और हेमेटेमेसिस ज़्यादा था। अब बात करते हैं वेट गेन की। पेशेंट अब वॉमिटिंग नहीं कर रहा है तो यहाँ पर वेट गेन की संभावना बहुत ज़्यादा है। आइए अब बात करते हैं डायग्नोसिस की। एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर द डिटेक्शन ऑफ पेप्टिक अल्सर। आप आंसर करेंगे एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें एंडोस्कोप का इस्तेमाल करके अपर जीआई ट्रैक्ट को विजुअलाइज किया जाता है। एंडोस्कोप इस ट्यूब लाइक एक स्ट्रक्चर होती है जिसके फ्रंट में कैमरा लगा होता है और ये जो इसका बैक पार्ट है ये कंप्यूटर स्क्रीन से कनेक्टेड होता है। सर्जन अपर जीआई ट्रैक्ट को इस स्कोप को माउथ के रास्ते इंसर्ट करके देखता है कि अंदर किसी प्रकार की एबनॉर्मलिटी तो नहीं। एंडोस्कोपी की जगह आपको ऑप्शन में ईसोफेगो गैस्ट्रोड्यूडेनोस्कोपी भी देखने को मिलता है। दोनों में से कोई भी ऑप्शन देखने को मिले तो दोनों ही सही जवाब हैं, दोनों ही कंफर्मेटरी टेस्ट के रूप में जाने जाते हैं। इसके अलावा हिस्ट्री कलेक्शन करके फिजिकल एग्जाम करके पेशेंट में पेप्टिक अल्सर्स को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हमने अभी पढ़ा था कि एच पाइलोरी सबसे ज़्यादा पेप्टिक अल्सर्स कॉज कर सकता है, तो इसे आइडेंटिफाई करने के लिए हम 4 इंपॉर्टेंट टेस्ट कर सकते हैं। रैपिड यूरिएज टेस्ट, यूरिया ब्रीथ टेस्ट, बायोप्सी विथ कल्चर एंड सीरम एंटीबॉडी टेस्ट अगेंस्ट द एच पाइलोरी एंटीजन। अब बात करते हैं मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट में सबसे बड़ा कॉज यानी एच पाइलोरी का ट्रीटमेंट है। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी एक बैक्टीरिया है और इसे ट्रीट करने के लिए एंटीबायोटिक मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर ट्रिपल थेरेपी और क्वाड्रिपल थेरेपी दी जाती है। ट्रिपल थेरेपी के अंदर एमोक्सिलिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन, इसोमेप्राजोल दी जाती हैं, जबकि क्वाड्रिपल थेरेपी के अंदर मेट्रानिडाजोल, इसोमेप्राजोल या रेनिटिडीन, टेट्रासाइक्लिन और बिस्मथ सब सैलिसाइलेट दिया जाता है। फ्रेंड्स याद रखें इन मेडिसिन के अंदर कुछ अल्ट्रेशन हो सकता है, इस ग्रुप की कुछ और मेडिसिन को इसकी जगह इस्तेमाल किया जा सकता है, तो कंफ्यूज ना हो आप। इसके अलावा मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर ही हम प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स दे सकते हैं, जैसे पेंटाप्राजोल जो कि HCl के सिक्रीशन को कम करेगा, HCl की मात्रा को कम करेगा। इसके अलावा रेनिटिडीन जैसे H2 ब्लॉकर दे सकते हैं जो कि HCl के सिक्रीशन को डिक्रीज करेंगे। इसके अलावा पेशेंट को हम कहेंगे कि आप गैस्ट्रिक इरिटेशन करने वाले फूड सब्सटेंस को कम से कम लें, मेंटल स्ट्रेस को अवॉइड करें। फ्रेंड्स मेंटल स्ट्रेस पेप्टिक अल्सर का एक बहुत बड़ा कारण है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि पेप्टिक अल्सर कितने डेडली हो सकते हैं। किसी फॉरेन कंट्री में एक पर्सन था जिसे बहुत ज़्यादा पेप्टिक अल्सर्स हो गए थे और ये कंडीशन इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए थे। डॉक्टर ने कहा कि अब आपको बचा पाना हमारे लिए संभव नहीं है। अब इस पेशेंट ने लगभग होप छोड़ दी थी। फिर कुछ दिनों बाद उसने सोचा कि भाई मुझे मरना तो है ही,
क्यों ना मैं अपनी आखिरी इच्छा पूरी कर लूं। तो उसने सोच रखा था कि मैं अपने जीवन में एक बार वर्ल्ड टूर पर जाऊंगा, पूरी दुनिया घूमने जाऊंगा। तो उसने यही किया, एक शिप पर उसने अपनी सीट रिजर्व करी वर्ल्ड टूर के लिए, और शिप का जो ओनर था उससे ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया कि इस टूर के दौरान मेरी अगर कहीं पर भी मौत हो जाती है तो आप मेरी डेड बॉडी को लाकर मेरी फैमिली को वापस देंगे। और इस बात के बाद वो बेफिक्र होकर वर्ल्ड टूर पर उस शिप में निकल गया। अब क्या होता है, उसने शिप पर रहते हुए अच्छे अच्छे दोस्त बनाए, उनके साथ पूरी दुनिया घूमा, जो मन किया वो खाया, अच्छी लाइफस्टाइल फॉलो की। और फिर जब वो 3-4 महीने बाद वापस आया तो वो डॉक्टर के पास चेकअप के लिए गया। डॉक्टर्स ने डायग्नोसिस किया और वो हैरान रह गए कि जिस आदमी को मैं 3-4 महीने पहले बचा भी नहीं पा रहा था, इस स्टेज में था, लेकिन मेंटल स्ट्रेस रिलीव होने के कारण और कुछ पॉजिटिविटी के कारण उसने काफ़ी हद तक बॉडी को ठीक कर लिया था, अल्सर्स को हील कर लिया था, और वो पर्सन अब हेल्दी लाइफ जी रहा है। तो याद रखें, मेंटल स्ट्रेस पेप्टिक अल्सर का एक बहुत बड़ा कॉज है। इसे आप रिलैक्सेशन टेक्निक्स, मेडिटेशन के इस्तेमाल से ट्रीट कर सकते हैं। अब आते हैं टॉपिक पर वापस। हम उस पेशेंट जिसे अल्सर्स हैं कहेंगे कि आप जितना हो सकता है कम से कम अल्कोहल और टोबैको का इस्तेमाल करें, हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करें और पर्याप्त मात्रा में नींद लें। इन सभी मेडिसिन्स और थेरेपीज़ का इस्तेमाल कर कर काफ़ी हद तक हम पेशेंट में पेप्टिक अल्सर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर किसी क्लाइंट में मेडिकल मैनेजमेंट प्रॉपरली वर्क नहीं कर पा रहा है तो फिर उसे हम सर्जरी के लिए अप्रोच करेंगे। सबसे पहला सर्जिकल मैनेजमेंट है टोटल गैस्ट्रेक्टोमी। इस सर्जरी के अंदर क्या करेंगे, हम पेशेंट का स्टमक कंप्लीटली रिमूव कर देंगे। पेशेंट का ये हिस्सा स्टमक को पूरा ही रिमूव कर देंगे, हटा देंगे, और जो ईसोफेगस है उसे हम ड्यूडेनम या जेजुनम से जोड़ देंगे। अगर हमने ईसोफेगस को ड्यूडेनम से जोड़ा तो ये कंडीशन या ये सर्जरी ईसोफेगो ड्यूडेनोस्टोमी कहलाएगी, और यदि हमने ईसोफेगस को जेजुनम से जोड़ा तो ये कंडीशन ईसोफेगो जेजुनोस्टोमी कहलाएगी। नेक्स्ट आता है वैगोटोमी। वैगोटोमी एक ऐसा सर्जिकल प्रोसीजर है जिसमें हम सर्जरी द्वारा वेगस नर्व का डिवीजन कर देते हैं। वेगस नर्व जब स्टिमुलेट होती है तो एचसीएल का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, और वैगोटोमी प्रोसीजर के बाद एचसीएल का सिक्रीशन घट जाएगा और पेशेंट में पेप्टिक अल्सर नहीं डेवलप होंगे। नेक्स्ट सर्जरी आती है गैस्ट्रिक रिसेक्शन। गैस्ट्रिक रिसेक्शन में क्या होता है, स्टमक का जो लोअर हाफ पोर्शन होता है उसे कट करके वैगोटोमी कर दी जाती है। रिमूवल ऑफ लोअर हाफ ऑफ द स्टमक विथ वैगोटोमी इज नोन एज गैस्ट्रिक रिसेक्शन, समटाइम इट ऑल्सो कॉल्ड एज एंट्रेक्टोमी। नेक्स्ट प्रोसीजर आता है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिलिरोथ 1 एंड बिलिरोथ 2। बिलिरोथ 1 प्रोसीजर के अंदर क्या होता है, स्टमक का एक हिस्सा काट करके अलग कर दिया जाता है, और जो रिमेनिंग पोर्शन होता है उसे यदि ड्यूडेनम से जोड़ते हैं तो इस प्रोसीजर को बिलिरोथ 1 कहते हैं या फिर गैस्ट्रोड्यूडेनोस्टोमी के नाम से जाना जाता है। सर्जरी के द्वारा अगर स्टमक का एक हिस्सा काट दिया और बचा हुआ स्टमक ड्यूडेनम से जोड़ दिया जाता है तो ये सर्जरी बिलिरोथ 1 कहलाती है, या फिर इसे हम गैस्ट्रोड्यूडेनोस्टोमी के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा बिलिरोथ 2 प्रोसीजर क्या है, इस प्रोसीजर में स्टमक का एक हिस्सा काट कर अलग कर देते हैं और रिमेनिंग पोर्शन को स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्ट कर दिया जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के जेजुनम पार्ट से कनेक्ट कर दिया जाता है। आपने स्टमक का एक हिस्सा सर्जरी द्वारा काट कर अलग कर दिया और रिमेनिंग पोर्शन को स्मॉल इंटेस्टाइन के सेकंड पार्ट जेजुनम द्वारा कनेक्ट कर देते हैं। स्टमक का
एक हिस्सा काट कर अलग कर दिया गया। रिमेनिंग पार्ट को जेजुनम द्वारा कनेक्ट करना बिलीरुथ सेकंड कहलाता है। इसके अलावा पाइलोरिक पार्ट में ऑब्स्ट्रक्शन को ओपन करने के लिए पाइलोरोप्लास्टी की जाती है। पाइलोरोप्लास्टी इज अ एनलार्जमेंट ऑफ द पाइलोरस रीजन। इन सर्जरीज के बाद पेशेंट में डंपिंग सिंड्रोम और विटामिन B12 डेफिशिएंसी जैसे कॉम्प्लिकेशंस भी अक्सर देखे जाते हैं, तो हमें इन सर्जरीज के बाद इन कॉम्प्लिकेशंस के मैनेजमेंट पर भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। अब बात करते हैं पेप्टिक अल्सर्स को यदि समय पर ट्रीट ना किया जाए तो उनसे कौन कौन से कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो सकते हैं। कॉम्प्लिकेशंस ऑफ पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर का मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन यदि आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे हैमरेज। पेप्टिक अल्सर का मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है हैमरेज, और हैमरेज में भी हेमेटेमेसिस और मेलिना दोनों हो सकते हैं। पेप्टिक अल्सर का सेकंड मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है परफोरेशन, यानी अल्सर पार्ट का डैमेज हो जाना, फट जाना, वहाँ पर ओपनिंग बन जाना, छेद बन जाना। इसके बाद पेरिटोनाइटिस और पाइलोरिक स्टेनोसिस भी कुछ इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशंस हैं जो कि पेप्टिक अल्सर के पेशेंट में आपको देखने को मिल सकते हैं। सो एवरीवन, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने पेप्टिक अल्सर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पॉर्टेंट है उन सभी पॉइंट्स को इंक्लूड किया था। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस कंप्लीट वीडियो। अगर आपको आज की ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।